तो चलिए बीपीटी थ्योरम नहीं एक्चुअल में करने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो सपोज़ हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, और एक ट्राइंगल है PQR, और एक ट्राइंगल है XYZ। हम करने क्या वाले हैं कि जो तीन साइड है, जैसे ये एक साइड और ये एक साइड और ये एक साइड, इन तीनों साइड में एक एक साइड के लिए एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल। जैसे इस साइड के लिए पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे भी ड्रॉ सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, ना ही इसके ऊपर ड्रॉ करना है। हमें ऐसा ड्रॉ करना है कि वो इन दो साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये लाइन के लिए यहाँ पे पैरेलल लाइन कहीं पे तो बनाना है, ये लाइन के लिए यहाँ पे कहीं पे पैरेलल लाइन बनाना है, और ये लाइन के लिए यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे आएगा, और इसके लिए यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे बताएंगे, और इसके लिए यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे बताएंगे। एक लाइन सिर्फ ड्रॉ करना है, और फिर उसके बाद हमको रिजल्ट क्या मिलता है वो हमको देखना है। तो चलिए सपोज़ हम BC वाला साइड लेते हैं और इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, ये वाला, ये लाइन पैरेलल है, और जो क्या कर रहा है AB को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इतना होने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक रिलेशन मिलेगा यहाँ पे, और वो क्या है देखिए, वो कि AD का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर आप डिवाइड करोगे DB के डिस्टेंस से और उसको सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू आपको AE का जो डिस्टेंस रहेगा, मेजर रहेगा, वो मेजर डिवाइड करोगे आप EC से, तो जो मेजर मिलेगा वो मेजर दोनों इक्वल रहेगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। फिर से आप समझिए कि AD के प्लेस पे जो भी वैल्यू रहेगा, यहाँ पे जो भी लेंथ लिखा रहेगा, अगर वो यहाँ पे लिखोगे मेजर, इसका मेजर आप यहाँ पे लिखोगे, इसको कैंसिल करके एक वैल्यू ढूंढोगे, और फिर AE का मेजर जो आपको मिला रहेगा वो यहाँ पे लिखोगे, और EC का वैल्यू जो मेजर जो रहेगा वो यहाँ पे लिखोगे, उसको कैंसिल करोगे, तो यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू आपको सेम मिलेगा, और इसी को बोलते हैं BPT। लेकिन ये कब मिलता है? जब ये लाइन पैरेलल होता है तब। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये अगर ऐसा जाके क्रॉस आ गया है, तो ये सिचुएशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये हमने इस लाइन को देखा है। अब अगर हम यहाँ पे इस लाइन के ऊपर चलते हैं तो इसके लिए पैरेलल हम यहाँ से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा बीच में जाना चाहिए। अब यहाँ से हटा के यहाँ पे ऊपर भी बना सकते हो, सिर्फ वो पैरेलल होना चाहिए, ये आपका कंडीशन होना चाहिए। तो सपोज ये पैरेलल है और इसने दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक T और एक S, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? चलिए यहाँ से ले लेते हैं QT अपॉन TR विच इज़ इक्वल टू QS अपॉन SP। अब आप ऐसा ही बोल सकते हो QS अपॉन SP इज इक्वल टू QT अपॉन TR। मतलब यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, हमने यहाँ से शुरू किया था, पहले AD अपॉन DB लिया था, तो आप ऐसा भी कर सकते हो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इवन आप देखिए और एक चीज़ कर सकते हो, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब एक वर्टेक्स से ब्रॉडर साइड पे आ रहे हैं, एक छोटी सी जगह से हम ब्रॉडर साइड पर एक पिरामिड जैसा फॉलो कर रहे हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, BD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EA या AE। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर एक आप ऐसा करते हो, यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हो और दूसरा ऊपर से नीचे आते हो, तब तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर से नीचे आए AD अपॉन DB, तो यहाँ पे भी वापस से AE अपॉन EC ऊपर से नीचे आइए। लेकिन यहाँ पे ऐसा करते हो BD अपॉन DA लिखते हो इस तरफ, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CE अपॉन EA या CE इन द सेंस EC, और EA का मतलब AE, दोनों का मीनिंग सेम है। और वही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे हम अगर यहाँ पे QT अपॉन TR लिख रहे हैं, यहाँ पे सपोज QT अपॉन TR लिख रहे हैं और विच इज़ इक्वल टू QS अपॉन SP लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो RT अपॉन TQ लिख सकते हो और PS अपॉन SQ लिख सकते हो। अगर यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ आए तो यहाँ पे भी ब्रॉडर साइड से नैरो के तरफ आओगे, तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब हमारा ये एक साइड बाकी है जिसके कोई एक आपको दिया रहेगा, तीनों साइड एट द सेम टाइम तीनों नहीं रहेगा, कोई एक साइड दिया रहेगा। मैं आपको तीनों साइड का सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि तीनों साइड को अगर पैरेलल रहेगा तो फॉर्मूले में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। तो चलिए अगर ये साइड को हम देखते हैं, ये वाले साइड को, एक मिनट, अगर हम ये साइड को देखते हैं और इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे, तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे ZN अपॉन NY विच इज़ इक्वल टू ZM अपॉन MX, या आप पहले ऐसा बोल सकते हो ZM अपॉन MX विच इज़ इक्वल टू ZN अपॉन NY, या आप ऐसा बोल सकते हो XM अपॉन MZ विच इज़ इक्वल टू YN अपॉन NZ। कोई भी एक आपको अप्लाई करना। तो चलिए हम ऐसा लिखते हैं ZN अपॉन NY विच इज़ इक्वल टू ZM अपॉन MX। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ZN अपॉन NY विच इज़ इक्वल टू ZM अपॉन MX। तो ये आपको याद रखना है, ये है BPT स्टूडेंट्स। BPT में यही होता है। ये फॉर्मूला तभी आपको मिलेगा जब ट्राइंगल में किसी एक साइड को कोई एक लाइन पैरेलल है, तभी ये आप लिख सकते हो। बगैर पैरेलल बताए आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो ये है BPT। अब इसका कन्वर्स ऑफ BPT क्या है? कन्वर्स ऑफ BPT के लिए डायरेक्ट देखिए कि यहाँ पे जो लाइन रहेगा
वो पैरेलल है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे ऐसा बोला जाएगा कि बताओ कि क्या ये जो लाइन डी ई है वो इस बी सी को पैरेलल है या नहीं है, या ऐसा बोला जाएगा कि बताइए कि जो एम एन है क्या वो एक्स वाई को पैरेलल है या नहीं है। जबकि बी पी टी में क्या था, ये लाइन पैरेलल होता है और आपको ऐसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन पैरेलल है या नहीं है ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छे से आपको समझना है दोनों का डिफरेंस। तो अगर हमको ये बताना है कि ये लाइन के पैरेलल है या नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ए डी का वैल्यू दिया रहेगा, आपको डी बी का वैल्यू दिया रहेगा, आपको ए ई का वैल्यू दिया रहेगा, आपको ई सी का वैल्यू दिया रहेगा। ये जितने भी सेगमेंट्स है सबके वैल्यूज़ दिए रहेंगे। आपको करना क्या है, पहले ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए डी अपॉन डी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको इक्वेशन 1 कर देना है, कंडीशन नंबर 1। फिर ए ई अपॉन ई सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर दोनों चेक करना है कि क्या दोनों का वैल्यू सेम मिला है। अगर सेम मिला है तो आप बोलोगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये आपको समझिए। उसी तरह यहाँ पे भी है कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि एम एन इज़ पैरेलल टू एक्स वाई, तो पहले आप क्या करोगे, जेड एन अपॉन एन वाई का वैल्यू निकाल लोगे अलग से, उसको कंडीशन नंबर 1 कर दोगे। फिर आप जेड एम अपॉन एम एक्स का वैल्यू निकालोगे, उसको कंडीशन नंबर 2 कर दोगे, और फिर दोनों को कंपेयर करके देखोगे कि उनका वैल्यू इक्वल आया या नहीं आया। अगर इक्वल आया तो वो इक्वल, तब वो पैरेलल रहेंगे। जैसे देखिए, अगर ये सपोज ये 5 दिया है और ये 4 दिया है और ये 15 दिया है और ये 12 दिया है, तो आप क्या करोगे, पहले ए डी अपॉन डी बी फाइंड आउट करोगे। तो ए डी अपॉन डी बी अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 5/4। तो ये 5/4 है, इसको ऐसे लिख दोगे, कंडीशन नंबर 1। फिर आप ए ई अपॉन ई सी फाइंड आउट करते हो, अगर ए ई अपॉन ई सी, तो आपको क्या मिलेगा, 15/12। 15/12 जो 3 के टेबल में जा रहा है, 3 4 12, 3 5 15, ये भी 5/4 मिल रहा है। तो अगर ये दोनों रेशियो सेम मिला है, मतलब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी अगर आपको सेम मिला है, इक्वल मिला है, तब तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम ये इसको पैरेलल होगा। तो बी पी टी कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जब लाइन पैरेलल दिया होता है और हमको ये फॉर्मूला मिलता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमको लाइन पैरेलल है या नहीं है ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ जो इसके बाद के सम्स में हमको करना है। जैसे अगर यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे ये नहीं दिया है, बल्कि पूरा जो ए बी है वो आपको 9 दे दिया है, और यहाँ पे ये आपको 15 दिया है, या आप समझिए ये आपको 12 दिया है और ये पूरा आपको 27 दे दिया है, 27। तो देखिए, आपको तो ए डी अपॉन डी बी चाहिए, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने आपको ए डी दिया है और आपको ए बी दे दिया है, मैंने आपको ई सी दिया है और मैंने आपको ए सी दे दिया है। मैं आपको डी बी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ए ई भी नहीं दे रहा हूँ, और फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि क्या डी ई बी सी के पैरेलल है। तो इसको पैरेलल बताने का तो रूल यही था, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए डी अपॉन डी बी, जो भी हमने बताया। तो ए डी तो है तुम्हारे पास कितना, 5, लेकिन डी बी तो नहीं है ना, तो डी बी कैसे मिलेगा। तो देखिए, अगर ए डी 5 है और ए बी पूरा का पूरा 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 9 है और यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 4। तो आपको ऐसा पहले करना पड़ेगा, इसका 4 वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी तरह आपको 27 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 15। तब जाके आपको चेक करना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करना है। तो जैसे हम यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या लिखा है कि पी एम इज़ 15। अब पी एम ये है, तो ये आपको दिया है 15। उसके बाद अगर ये देंगे और फिर ये देंगे और ये देंगे और हमसे पूछेंगे कि क्या पैरेलल है या नहीं, तो कोई बात नहीं। लेकिन पी एम के बाद देखिए पी क्यू दिया है, आपको पी क्यू पूरा दे दिया है, कितना, 25। तो हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमको पी एम अपॉन एम क्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे एम क्यू को छोड़ के उन्होंने डायरेक्ट पी क्यू का वैल्यू दिया है। तो ये आपको समझना है यहाँ पे। उसी तरह इस तरफ अगर आते हैं तो लोग ने पी आर जो है वो आपको 20 दिया है और एन आर जो है वो आपको 8 दिया है, जबकि उन्होंने पी एन नहीं दिया है। और इतना देने के बाद उन्होंने क्या पूछा है कि स्टेट वेदर लाइन एन एम जो लाइन है, ये लाइन, क्या ये लाइन आर क्यू को पैरेलल है। तो इसका मतलब आप समझिए कि आपको ये छोटे छोटे जो सेगमेंट बच रहे हैं आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन में, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट पी है, पॉइंट एम है और पॉइंट क्यू है जो कोलिनियर है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि पी एम प्लस एम क्यू, देखिए हम लिखेंगे पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। इतना और इतना, देखिए इतना और इतना प्लस करेंगे तो पूरा हो जाएगा, जिसका नाम पी क्यू है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो रीज़न पी डैश एम डैश
क्यू। इसका मीनिंग होता है कि ये तीन के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो अब अगर पी एम आप देखते हो तो 15 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15, फिर प्लस एम क्यू अगर आप देख रहे हो तो एम क्यू तो नहीं था, तो एम क्यू को एम क्यू लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू आपके पास 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। तो इस तरह से देखिए आपको एम क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एम क्यू जो है वो हो जाएगा 25 माइनस 15, और जिसका वैल्यू आ जाएगा 10। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एम क्यू आपको मिलता है 10। तो इतना आपको करना पड़ेगा पहले। ये तो हमने किसके लिए किया है, इसके लिए। अभी हमारा यहाँ पे भी बाकी है। तो उसी तरह हम बोल सकते हैं कि पी एन प्लस एन आर, ऐसा ऑल्सो भी लिख सकते हो या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पी एन प्लस एन आर विच इज़ इक्वल टू पी आर, और इसका रीज़न भी सेम ऊपर वाले के जैसा रहेगा। पी डैश एन डैश आर सबको लीनियर है, तो पी डैश एन डैश आर। फिर देखिए अभी पी एन का वैल्यू हमारे पास पी एन का वैल्यू नहीं है, तो पी एन को पी एन लिखेंगे। प्लस एन आर अगर देखते हो तो एन आर आपके पास 8 है, तो 8 लिखोगे, विच इज़ इक्वल टू पी आर अगर देखो तो वो 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। प्लस 8 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर पी एन जो है वो हो जाएगा 20 माइनस 8, देयरफॉर पी एन जो है वो आपको मिल जाएगा 12। तो अब जाके आपको देखो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स थे वो मिल गए। आपके पास पी एम भी है, अब एम क्यू भी है, अब पी एन भी है और एन आर भी है। अब अगर आपको बोला है कि क्या एन एम इसके पैरेलल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पी एन अपॉन एन आर और फिर पी एम अपॉन एम क्यू निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ पी एन अपॉन एन आर इज़ इक्वल टू, तो पी एन हमारे पास 12 है तो 12 लिखेंगे, अपॉन एन आर 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 आ रहा है, तो 3/2 आ रहा है। तो पी एन अपॉन एन आर जो है वो आपको मिल रहा है 3/2, जिसको आप कंडीशन नंबर 1 करोगे और फिर लिखोगे एंड पी एम अपॉन एम क्यू निकालेंगे। अगर पी एम अपॉन एम क्यू तो वो आपको क्या मिल रहा है, पी एम हमारे पास है 15 और एम क्यू हमको मिला 10, जो 5 के टेबल में जा रहा है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो पी एम अपॉन एम क्यू जो है वो आपको 3/2 मिल रहा है। तो 1 में क्या मिला कि पी एन अपॉन एन आर 3/2 है, और 2 में हमको मिला कि पी एम अपॉन एम क्यू 3/2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि पी एन अपॉन एन आर का वैल्यू, पी एन अपॉन एन आर का जो वैल्यू है वो इक्वल मिल गया है पी एम अपॉन एम क्यू के, पी एम अपॉन एम क्यू के। तो जब ये इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल रहेगा, लेकिन ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप बोल सकते हो कि एन एम इज लाइन एन एम इज़ पैरेलल टू पी क्यू, या ऐसा बोल सकते हो कि एन एम इज़ पैरेलल टू आर क्यू, और इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह करना था। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4th वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोला है कि मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। तो फिगर के अंदर कुछ एंगल का मेजर्स दिया है, आपको बोला है कि आप प्रूव करके बताओ कि ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ये एंगल जो ऐसा दिख रहा है और ये एंगल जो ऐसा दिख रहा है, अगर दोनों 60-60 है, मतलब दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये आपको यहाँ पे बोलना है कि एंगल मैं बताऊँगा कि किस तरह हम ये प्रूव करेंगे। पहले जो मैं बता रहा हूँ ये आप देख लीजिए कि एंगल ए पी क्यू इज़ इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री गिवन। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि देयरफॉर पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू साइड बी सी, या सेगमेंट बी सी भी लिख सकते हो आप, बी सी, और इसका रीज़न लिख रही है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये आपको पूरा लिखना है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अब इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल है इसको।
तो अब अगर बीपीटी का जो थ्योरम हमने देखा था उसमें क्या देखा था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के को एक लाइन पैरेलल होता है तो फिर आपको मिल जाता है ए पी अपॉन पी बी विच इज़ इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, आप इसको ऐसा कर सकते हैं 1 कर दीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। ए बी सी हम पहले बोलेंगे कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। इस ट्राइंगल हम लोगों ने लिया क्या है, ट्राइंगल ए बी सी लिया और डायरेक्टली क्या बोल दिया कि इस ट्राइंगल के अंदर पी क्यू बी सी को पैरेलल है, पी क्यू बी सी को पैरेलल है, जबकि यहाँ पे नहीं दिया था लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव किया 1 में, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1। तो अगर इस ट्राइंगल में अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी का थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम क्या बोलेगा फिर, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर बाई बी पी टी या बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हेंस प्रूव्ड होता है, वही चीज़ हमको यहाँ पे करना था। चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं नया कंसेप्ट और वो है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 3 लाइन पैरेलल है और 2 ट्रांसवर्सल है तो इसके अंदर, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये और ये 3, अगर उसके नाम है सपोज कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू है, तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलता है वो ये कि पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एस टी अपॉन टी यू, ये आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन क्यू आर विच इज़ इक्वल टू एस टी अपॉन टी यू। एकदम सिंपल है, हर जगह पे ऐसे ही हमको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये चीज़ आपको ढूंढना है कि जहाँ पे भी आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रहा है तो वहाँ पे आप समझिए कि आपको ये चीज़ मिल जाने वाला है। और यही चीज़ अगर आप गौर से देखते हो तो यही कंसेप्ट जो है ना, पी क्यू अपॉन क्यू आर एस टी अपॉन टी यू, ये एक आपको ऐसे फिगर में दिख सकता है। देखिए ये फिगर में, ये दोनों में देखिए क्या कोई फ़र्क नहीं है, ये ऊपर का जो पार्ट है इसका कोई मतलब नहीं होता है हमको। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये लाइन इस लाइन को अगर पैरेलल है और वो इसको अगर पैरेलल है तो आपको मिल जाएगा ये अपॉन ये विच इज़ इक्वल टू ये अपॉन ये। और अगर ये फिगर अगर देखते हो तो ये ट्रेपेजियम है, देखिए ट्रेपेजियम में ये और ये पैरेलल होता है, उसके बाद अगर उन्होंने ये भी पैरेलल दे दिया है तो वो 3 पैरेलल लाइन्स को हम बोल सकते हैं। मतलब अगर आपको एक ट्रेपेजियम दिया है तो उसमें ऑलरेडी ये दोनों पैरेलल होते ही हैं पहले से, मतलब 2 लाइन पैरेलल रहते ही है। अब थर्ड वाला मिडिल वाला भी अगर उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में कि ये इसको पैरेलल है तो ये 3 पैरेलल वाला कंसेप्ट आ जाएगा और आप ये लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस में बस इतना ही समझना है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको लेके जो सम्स है वो देखते हैं। जैसे अगर फर्स्ट सम्स देखते हो यहाँ पे मतलब इस कंसेप्ट को लेके 5th सम समझिए। तो इसमें एक ट्रेपेजियम दिया है जिसका नाम है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया है। अगर वो ट्रेपेजियम दिया है तो इसका मतलब, अगर फिगर भी दिया है, फिगर तो दिया है, तो ए बी और डी सी तो ऑलरेडी वैसे भी पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पे लोग ने बताया कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। उन्होंने बोला कि ए बी जो है वो पी क्यू को पैरेलल है और पी क्यू जो है वो डी सी को पैरेलल है। तो इसका मतलब 3 के तीनों लाइन पैरेलल हो गए। तो जब 3 के तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी दिया, जैसे यहाँ पे वैल्यू भी दिया है कि अगर ए पी 15 है, ए पी जो है वो अगर 15 है, उसके बाद पी डी 12 है, ये जो पी डी है ये 12 है, और फिर क्यू सी ये अगर 14 है, और बी क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको मालूम है इसमें क्या मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे हम बताते हैं, ये लिखते हैं कि ऐसा कि इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी side AB is parallel to side PQ and which is parallel to side DC। तो इतना दिया है, तो इतना अगर 3 पैरेलल दिया है तो इसका हम प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि एक मिनट, कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए पी अपॉन पी डी। तो हम लिखेंगे ए पी अपॉन पी डी which is equal to BQ अपॉन QC। तो ये हमको मिलता है जब ये लाइन 3 पैरेलल होता है। अब आपको वैल्यू लिखना है। अब AP के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 15। देयरफॉर 15 अपॉन PD के प्लेस पे 12 लिखोगे, विच इज़ इक्वल टू BQ हमको नहीं दिया और BQ हमसे पूछा भी है, तो BQ रहेगा अपॉन QC के प्लेस पे आप लिख दोगे 14।
अब क्रॉस करेंगे तो बी क्यू को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो बी क्यू मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 14। फिर ये 12 वहाँ पे जाएगा, तो देयरफॉर बी क्यू विच इज़ इक्वल टू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 12। तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर बी क्यू विच इज़ इक्वल टू 7 5 35 अपॉन 2। तो 35 का हाफ आपको मालूम है 17.5, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर बी क्यू विच इज़ इक्वल टू 17.5। तो आपको ये मिल जाता है बी क्यू का वैल्यू, और वही हमसे पूछा है। आपको पता है कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो देखिए 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ पे बचता है 15 है, 2 7 ज़ा 14, एक बचेगा, पॉइंट लेंगे 0, 2 5 ज़ा 10, तो 17.5 आएगा। तो चलिए 5th क्वेश्चन था। अब सेम क्वेश्चन हम और देखने वाले हैं, और वो है 7th क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा कि फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी को, और वो पैरेलल है एफ ई को। तो ए बी जो पैरेलल है वो सी डी को पैरेलल है, और वो है एफ ई को। तो 3 लाइन पैरेलल हो रहा है, और वही हमको चाहिए। तो ये चीज़ हम भी लिखेंगे कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड विच इज़ पैरेलल टू ई एफ, या एफ ई बोलिए, कुछ भी लिखिए। तो अगर 3 लाइन पैरेलल है तो प्रॉपर्टी आपके पास है ही है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप ऐसा भी जा सकते हो नीचे से ऊपर की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ होगे। तो हम लिख सकते हैं कि एफ डी अपॉन डी बी विच इज़ इक्वल टू ई सी अपॉन सी ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी ए, और फिर वैल्यू लिखिए एफ डी के प्लेस पे आप लिख दोगे 4, तो देयरफॉर 4 अपॉन डी बी 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ई सी एक्स है, तो एक्स आ जाएगा, अपॉन सी ए 12 है, तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे मिल जाएगा, और ए ई का वैल्यू पूछा। तो चलिए पहले एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्रॉस करेंगे, एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 12, और देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 12, और ये 8 यहाँ पे आएगा, तो डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो देयरफॉर x का आपको वैल्यू मिल गया 6, तो x का वैल्यू मिल जाता है 6। अब इसके बाद हमसे पूछा है ए ई। तो ए ई देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए सी प्लस सी ई इज़ इक्वल टू ए ई, और उसका रीज़न वही लिखेंगे, ए डैश सी डैश ई, तीनों कोलिनियर है। अब ए सी आपके पास 12 है, तो 12 लिखिए, प्लस सी ई एक्स है, तो एक्स लिखिए, प्लस ए ई आपको नहीं, सॉरी प्लस नहीं आएगा, और इक्वल टू ए ई आएगा। ए ई आपको पता नहीं है, लेकिन एक्स का वैल्यू आपको मिल चुका है, तो आप लिखोगे 12 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू ए ई, और फिर लिखिए देयरफॉर ए ई जो है वो मिल जाएगा 12 प्लस 6 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो ए ई का वैल्यू आपको मिल जाता है 18। तो चलिए बस इस वीडियो में यहीं तक देखना था, और इतने 2 पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। सिर्फ हमारा 2 क्वेश्चन बच रहा है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में करने वाले हैं, और हमारा 1.2 जो है वो अच्छी तरह ख़त्म, 1.2 जो है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक करना ज़रूर मत भूलिए, मेरा मतलब है लाइक करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो वो कर लीजिए, और प्लीज़ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।